Hello everyone, welcome to the channel Science with the 24/7 by Komal Soni, and this is going to be the third video on this channel और ये क्लास 9th वालों के लिए है. It is for class 9th, chapter number 8 motion. So before starting you must know what is motion. आपको पता होना चाहिए motion क्या है. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. ये definition है motion की. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहना है, अगर हमें ये कहना है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए. किसके साथ? विद टाइम, टाइम के साथ. तभी वो चीज़ क्या कहलाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा. और एक और इसके साथ फिर एक कॉम्प्लेक्सेस आते हैं या फिर हम कह सकते सिचुएशंस आती हैं कि वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. इस लाइन का मतलब क्या है, कंसीडर करो कि तुम एक बस में हो, तुम्हारे साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे को पैसेंजर्स हुए, और कुछ लोग हैं जो रोड पर खड़े हैं. ओके, दे आर वेटिंग फॉर द बस, जो भी है. तो वो जो बाहर है लोग आउट ऑफ द बस, उनके लिए तुम क्या हो, मोशन में हो, क्योंकि बस मूव कर रही है तो यू आर ऑल्सो इन मोशन फॉर देम. लेकिन तुम्हारे जो को पैसेंजर्स हैं उनके लिए तुम रेस्ट पर हो. तो वी कैन से जो बाहर लोग खड़े हैं वो ऑब्जर्वर 1 है, एंड जो तुम्हारे को पैसेंजर्स हैं वो तुम्हारे ऑब्जर्वर 2 हैं. तो इस लाइन का मतलब है कि अगर एक ऑब्जर्वर के लिए तुम मोशन में हो तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी तुम क्या होंगे, मोशन में होंगे. यू कैन बी इन द रेस्ट फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वर. ओके, most motions are complexes. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and few may others may vibrate. इस लाइन का मतलब है कि मोशन सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे मोशंस होते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट मोशन शो करते हैं बाय मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जबकि कुछ मोशन शो करते हैं वाइब्रेट करके, लाइक योर सेल फोन. जब वो वाइब्रेशन पे होता है इट चेंजेस इट पोजिशन अ लिटिल बिट. ओके, बेशक तुम रोटेट करके मोशन कर रहे हो तब भी तुम एक मोशन में ही हो, मूवमेंट कर रहे हो तब भी तुम मोशन में हो. आफ्टर, और यू कैन से तुम अगर सर्कुलर मूव कर रहे हो तब भी तुम क्या हो, मोशन में हो. ठीक है. तो लेकिन इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हमें इस चैप्टर में किस मोशन के बारे में पढ़ना है, उस मोशन के बारे में जो कि स्ट्रेट लाइन पर होता है. ठीक है. डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. व्हाट डज दिस लाइन से? अगर मान लो तुम किसी को विजिट करने जा रहे हो, अपने फ्रेंड को, और यू हैव लॉस्ट योर वे, और तुमने अपना रास्ता खो दिया है, तो वो तुम्हें फोन करेगा, वो तुमसे पूछेगा तुम कहाँ हो. यू विल से कि मैं इसके पास खड़ा हूँ. ओके, तो तुमने वो जो भी लोकेशन लिया है, मतलब तुम जहाँ भी खड़े हो तुम वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लोगे. वो रेफरेंस पॉइंट कोई भी टेम्पल हो सकता है, कोई भी शॉप हो सकती है जो तुम्हें वहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, तो तुम उसको रेफरेंस लेके चल रहे हो ना, उसके रेफरेंस में तुम बता रहे हो उसे अपनी पोजीशन. तो इस लाइन का मतलब यही है, अगर हमें किसी भी चीज़ को लोकेट करना है, एक लोकेशन देनी है, एक पोजीशन देनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है. और वो रेफरेंस पॉइंट साइंटिफिक उसमें क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है. ओके, तो मान लो अगर तुम एक टेम्पल है तो एक शॉप है, तुम कैसे बताओगे अपने दोस्त को? तुम कहोगे मैं उस टेम्पल से 5 किलोमीटर दूर हूँ, या मैं उस टेम्पल से 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो वो तुम्हें इसलिए लोकेट कर लेगा. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए उसकी पोजिशन के लिए. ठीक है. तो यही था अभी तक का कि मोशन क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. अब हम बात करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है जब तुम मूवमेंट करते हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये जो एग्जांपल है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ विच इज स्टेटेड एज इज रेफरेंस पॉइंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मान लो हमने इसको अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है, इट इज कंसिडर्ड रेफरेंस पॉइंट. और लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट. और जो सी बी ए है ये उसके डिफरेंट क्या है, पोजीशंस है. ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पर. अब मान लो एक ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक जाना है, तो वो क्या करेगा, पहले कहाँ तक जाएगा, पहले सी तक जाएगा, सी से बी तक जाएगा, देन टू ए. ठीक है, वो यही करेगा. और अगर वापस अगर उसको सी पर आना है तो वो पहले ए से बी तक आएगा, फिर बी से सी तक आएगा.
अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं यहाँ पूछूं तुमने कितना डिस्टेंस चले हो तुम, तो तुम कैसे बताओगे? तुम सब चीज़ों को, तुमने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से सी, तुम पहले इसको लोगे, फिर तुम सी से बी लोगे, तुम इतना चले हो, फिर तुम बी से ए लोगे, फिर वापस तुम जब ए से बी आओगे वो लोगे, देन इसके बाद तुम बी से सी वो लिखोगे। तो ये तुमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं ओ से सी कहूँ तो मैंने 25 किया है, अगर सी से बी कहूँ तो 35 इंटू 25 मैं कह सकती हूँ मैंने 10 किया है, ठीक है। लेकिन हम इतना क्यों वो कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? हम सिंपली भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं ओ से ए तक की पोजीशन लूँ तो मैंने कितना किया 60 किलोमीटर, एंड फ्रॉम ए टू सी बट हाउ मेनी हायर ट्रेवल्ड, कितना मैंने ट्रेवल किया तो 35 किलोमीटर, इतना ही मैंने ट्रेवल किया। सो अगर मैं कहूँ मेरी टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, सो 60 प्लस में 35 इक्वल्स टू 95 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस है, मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो डिस्टेंस है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। वी चेक ओनली मैग्नीट्यूड, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, हम डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि तुम आगे गए हो फिर तुम वापस पीछे आए, नो, वी हैव टू ओनली कंसीडर, हमें सिर्फ किसको कंसीडरेशन में लेना, पाथ लेंथ को, कि तुम कितना चले हो, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखी है। टू द डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब यहाँ पर वो एक और शब्द वर्ड की बात कर रहा है, वो है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की, वही उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर मैं ऊपर वाला केस कंसीडर करूं, ठीक है, वही केस मैं कंसीडर करूं जब तुम ओ से ए तक गए थे और तुम वापस ए से सी तक आए थे, तो इस केस में तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या थी ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो तुम क्या कहोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो तुम्हारी फाइनल पोजीशन अगर 25 पर है और इनिशियल पोजीशन 0 पर है, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 25 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, वो क्या कहलाती है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि क्या डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो सकता है, हो सकता है, तो तुम क्या कहोगे? तो हमें इसको एक एग्जांपल से समझना है। कंसीडर करो कि तुम ओ से ए तक गए और तुम वापस ओ से ए तक गए और तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, ठीक है। और अब मैं तुमसे पूछूं तुम वापस मतलब, और यहाँ पे से मैं तुम्हें पूछूं जब तुम ओ से ए तक गए तो तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, और मैं तुमसे पूछूं अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मेरी फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है ओ है, फाइनल पोजीशन क्या है ए है। तो इस हिसाब से मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो व्हाट विल बी इट, 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 60। सो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कभी कभी इक्वल भी नहीं होता है, कभी कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ओके, कंसीडर करो एक एग्जांपल कि तुम ओ से ए तक गए फिर तुम ए से वापस बी तक आए, ठीक है। तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो तुम्हारी अगर मैं पूछूं तुमसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है। टेक ए पेन एंड पेंसिल और खुद से कैलकुलेट करो अब तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लो जब तुम ओ से ए तक गए तो तुमने 60 किया, जब तुम ए से बी तक आए तो तुमने कितना किया 25 किया। सो 85 किलोमीटर क्या हुआ, तुम्हारा डिस्टेंस हुआ। और मैं यहीं पे अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो तुम्हारी फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो 35 माइनस 0 इक्वल्स टू 35। तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इट इज 35 किलोमीटर। तो हाँ, कुछ केसेस में मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट और कुछ केसेस में मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो
तो लेकिन अब तुम्हें एक और बात है, फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। इस लाइन का मतलब है, तुम एक बात आगे जाके ऑब्जर्व करोगे कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी मिलेगी तुम्हें बहुत से केसेस में। इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। ठीक है, ये ऐसा क्यों? अब एक एग्जांपल कंसीडर करो। मान लो मैं कह रही हूं तुम्हें कि तुम ओ से ए तक गए, फिर तुम वापस ओ पर आ गए, तो तुम्हारी इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तुम खुद से कैलकुलेट करके बताओ, तुम मुझे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब तुम ओ से ए तक गए और तुम वापस ए से ओ तक आए, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? फाइनल पोजीशन क्या है? ये इनिशियल पोजीशन क्या है? तो जीरो माइनस जीरो, व्हाट इज इट? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तुमने? 60 जाने का, 60 आने का, तो 60 + 60 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं thus the two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object। एक ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की तो हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। वो कौन होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, अब तो हम उसको किसके रेफरेंस में लोकेट करते हैं? अपनी उसकी इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में लोकेट करते हैं। ओके, उस गिवन टाइम पे। ठीक है, और हम दो यहाँ पे हमने अभी तक दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। पहला था डिस्टेंस एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। So stay tuned for the next lecture और we will discuss more topics about this। और आपको जितना भी यहाँ पे highlighted portion दिख रहा है, this is all important। आपको ये definitions याद करनी है अपने एग्जाम के लिए। These are the important things that I had highlighted। Okay, so stay tuned, share with your friends so that they can also study। Share, like, subscribe to the channel and wait for my next video। Thank you so much।